नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसे जिता रहा है फलौदी का सट्टा बाजार। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राजनीतिक दलों के साथ दावेदारों ने भी शुरू कर दी है तलाश। इंडिया बढ़ा रही है भाजपा की मुश्किलें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मोदी मणिपुर नहीं गए लेकिन मैच देखने पहुंच गए। टीम जीत जाती तो पूरी मीडिया बाजी करते। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बस कुछ दिन और हर अन्याय के हिसाब होगा। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार, कुशासन और अत्याचार का जवाब जनता ने दे दिया है। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा दोस्तों कि वरुण गांधी के बाद अब सचिन पायलट ने भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना और बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है मोदी सरकार। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसे जिता रहा है फलौदी का सट्टा बाजार, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कुछ में वोटिंग हो गई है, जबकि राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन सा दल मजबूत है और किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। देश भर का सट्टा बाजार अपने अपने समीकरण बता रहा है। सर्वे एजेंसियां भी अपना आकलन लगा रही हैं। इसी बीच देश के सबसे बड़े फलौदी सट्टा मार्केट के भाव की भी चर्चा हो रही है। फलौदी सट्टा मार्केट राजस्थान के फलौदी जिले से ऑपरेट होता है। पहले ये जोधपुर का ही उपखंड था और हाल ही में इसे नया जिला बनाया गया है। यहाँ पर हर सीट के उम्मीदवार से लेकर पार्टियों की हार जीत पर भी पैसा लगता है। फलौदी में सट्टा का काम बीते 500 साल से चल रहा है। फलौदी सट्टा बाजार का आकलन हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात विधानसभा में करीब करीब ठीक था। हालांकि बंगाल में फलौदी सट्टा बाजार भाजपा को जिता रहा था, लेकिन भाजपा टीएमसी से बुरी तरह हारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार 116 सीटों के साथ बनते नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 52 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल सीटों की संख्या 90 है और बहुमत का आंकड़ा 45 से एक ज़्यादा 46 है और यहाँ पर 52 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है केवल सट्टा बाजार। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है आपको बता दें, लेकिन यहाँ पर ये जानकारी भी ज़रूरी है कि इस खबर का मकसद केवल सट्टा बाजार में चल रहे रुझानों को दिखाना है। इससे प्रभावित ना हो, यह असल नतीजा नहीं है। सट्टा खेलना गैर कानूनी है और कृपया इससे दूरी बनाए रखें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के साथ दावेदारों ने भी शुरू की तलाश। इंडिया बढ़ा रही है बीजेपी की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। भले अभी लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल ना बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। वहीं राजनीतिक पार्टियों का इस समय सबसे ज्यादा फोकस लोकसभा से पहले मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर है। इन सब के बीच अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने के लिए नेताओं ने भी अभी से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। नेता और सांसद मौजूदा पार्टी में रहकर टिकट बचाने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दिन रात एक किए हैं और पार्टियां भी हर एक सीट पर जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार के चयन पर मंथन कर रही है। यहां तक कि बीजेपी प्रत्याशी के चयन के लिए इंटरनल सर्वे भी कराया जा रहा है। उधर टिकट न मिलने की स्थिति को देखते हुए नेता सांसद विकल्प तैयार कर रहे हैं। अन्य राजनीतिक दलों के संपर्क में भी अभी से बताए जाने लगे हैं और इस भागदौड़ में सत्ताधारी पार्टी के सांसद और नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता सांसदों में बगावत की एक मुख्य वजह विपक्षी दलों का एकजुट होने से इंडिया गठबंधन की ताकत भी मानी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी मणिपुर नहीं गए लेकिन मैच देखने पहुंच गए। टीम जीत जाती तो पूरी मीडिया बाजी करते। प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि मणिपुर भी हमारे देश का ही राज्य है। मणिपुर में सैकड़ों गांव जला डाले गए, कितने बुरे बुरे हादसे हुए, लेकिन मोदी जी ने वहां जाने का कष्ट नहीं किया और हम विश्व कप फाइनल में पहुंचे। हमारी टीम अपनी मेहनत से फाइनल में पहुंची तो मोदी जी वहां फट से पहुंच गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी जी वहां पहुंचे कि यदि हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए। यदि हम जीतते तो मीडियाबाजी करते, इवेंट करते। मोदी जी इस तरह की चीज़ों में पहुंच सकते हैं जहां हमारा मान सम्मान बढ़ रहा हो।
जहां हमारी टीम मेहनत कर रही है, लेकिन जहां संकट होता है वहां वो नहीं पहुंचते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीबों की उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है, मोदी जी की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में जो भाजपा की सरकारें चल रही हैं वो सब सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मध्यम वर्ग, गरीब, किसानों की उनकी सरकारों में कोई सुनवाई नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बस कुछ दिन और हर अन्याय का हिसाब होगा। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार, कुशासन और अत्याचार का जवाब जनता ने दे दिया। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा और इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, कुशासन और अत्याचार का जवाब तो मध्य प्रदेश की जनता ने दे दिया है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने एक निजी अखबार की खबर को एक्स पर पोस्ट किया है। खबर के मुताबिक अशोकनगर जिले के मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के नया खेड़ा गांव में चुनाव होने के बाद ग्रामीण दहशत में हैं और पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के समर्थक बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष कलावती लोधी के पति कप्तान सिंह ने बीजेपी को वोट न देने वाले ग्रामीणों को सरकारी ट्यूबवेल से पानी नहीं भरने दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वरुण गांधी के बाद अब सचिन पायलट ने भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष के साथ साथ ही बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र में बनी कांग्रेस की सरकार तो पूरे देश में कराएंगे जाति जनगणना, राहुल गांधी का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार राजस्थान के धौलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की तरफ से किए गए वादों को भी गिनाया। इस दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि जब जाति जनगणना की बारी आई तो मोदी जी कहते हैं कि कोई जाति नहीं, सिर्फ गरीबी है। लेकिन इससे पहले मोदी जी अक्सर खुद को पिछड़े जाति का बताते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि कोई जाति नहीं, सिर्फ गरीबी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ पर जाति जनगणना कराएंगे और इसके साथ ही दिल्ली में सरकार बनी तो पूरे देश में कांग्रेस जाति जनगणना कराएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में आगे बढ़ी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास। जी हाँ दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आगे बढ़ रही है। अब इसे लेकर बुधवार को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। बता दें कि हम आपको इस बारे में पहले भी बता चुके हैं और रिपोर्ट में बताया गया था कि जाति आधारित गणना के बाद इसके आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग आगे बढ़ेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने की जानकारी दी और उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले किस बात ने भाजपा को पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए कर दिया मजबूर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार रैलियां कर रहा है। इस बीच पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई भी दिख रही हैं। और वहीं राजस्थान में आपको बता दें दोस्तों कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि ये विधानसभा चुनाव है, संसदीय चुनाव नहीं। उन्हें बीजेपी से खुद पूछना चाहिए कि किस बात ने उन्हें पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया है। बीजेपी पहले भी सत्ता में रही है, विपक्ष में है, फिर पीएम के चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये बाहरी लोग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन्हें चुनौती देते हैं कि अगर उनमें दम है तो हमारे प्रदर्शन, हमारी गारंटी, हमारी योजनाएं कोई कमियों पर चर्चा करके दिखाएं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या सोनिया गांधी की अमेठी में होगी वापसी, जन्म दिवस की तैयारी में छिपे संकेत। जी हाँ दोस्तों, अमेठी से आम चुनाव 1999 में सक्रिय राजनीति की शुरुआत करने वाली कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्म दिवस पर इस बार यहाँ बड़े आयोजन की तैयारी है। दिवाली पर राहुल प्रियंका के उपहार के बाद अब सोनिया गांधी के जन्म दिवस
पर होने वाले बड़े कार्यक्रम के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस की इसके पीछे क्या रणनीति है ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बड़े पैमाने पर जन्म दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी को सोनिया गांधी की अमेठी में वापसी से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। अब से पहले सोनिया गांधी के सांसद रहते हुए आखिरी बार उनके जन्म दिवस पर 2003 में इतना व्यापक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 1999 में अमेठी से पहली बार रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर सांसद बनी सोनिया गांधी आम चुनाव 2024 में अपने बेटे राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली चली गई थी और उसके बाद उनके जन्म दिवस पर होने वाला कार्यक्रम कार्यालय तक ही सिमट गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हार के डर से बीजेपी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर भड़के खड़गे, लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड केस में 751 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और खड़गे ने कहा कि बीजेपी अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसे 5 चुनावी राज्यों में अपनी हार दिख रही है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है और ईडी ने मंगलवार को कहा है कि इसने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रवर्तित नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र और इससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी जांच के तहत करीब 752 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति और इक्विटी हिस्सेदारी जब्त की है। स्थायी रूप से संपत्ति कुर्क करने का ये आदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में जारी विधानसभा चुनाव तथा 3 दिसंबर को मतगणना होने से पहले आया है। भाजपा की सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने एक्स पर लिखा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एजेएल की संपत्तियों को जब्त करने की रिपोर्ट मौजूदा चुनावों में भाजपा की घबराहट का स्पष्ट संकेत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र में सरकार आते ही ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, जयराम रमेश बोले मोदी के पास ईडी, सीबीआई और झूठ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को अलवर में प्रेस वार्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी के पास ईडी, सीबीआई और झूठ 3 चीजें हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी बोली अपने भाजपा वालों को छूट दे दी है, काम नहीं होने पर मेरे पिता सिर झुकाकर लोगों से डांट खाते थे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पिता प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ कभी कभी सभाओं में जाती थी, काम नहीं होने पर महिलाएं उन्हें डांटती थी और वो सिर झुकाकर सुनते थे। आज भाजपा के नेताओं को आपने छूट दे दी है, वो धर्म की बातें करते हैं, आप आंख मूंद कर वोट दे देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुरानी पेंशन को रक्षा कर्मियों का भरपूर समर्थन, 99.9% ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में की वोटिंग। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार के रक्षा विभाग में कर्मचारियों का जबरदस्त समर्थन मिला है। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो रक्षा विभाग की करीब 4 लाख कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और AIDEF के महासचिव C श्री कुमार का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में रेलवे और डिफेंस कर्मियों का मत जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट कराया गया था और इसमें डिफेंस की 400 यूनिटों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। लगभग 99.9% कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में मतदान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये राजनीति का निचला स्तर है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर कपिल सिब्बल ने पढ़ाया कानून का पाठ। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को कांग्रेस प्रमोटेड नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति कुर्क करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की आलोचना की और उन्हें इसे राजनीति में एक नया निचला स्तर बताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने यंग इंडिया एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 752 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। यंग इंडिया शेयरधारक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति के मालिक हैं और उन पर धोखा देने का आरोप है। शेयरधारक कभी भी कंपनी की संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं। यंग इंडिया एक गैर लाभकारी कंपनी है और ये राजनीति का नया निचला स्तर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 80 सीटों पर कांग्रेस ने दूसरे राज्यों से शुरू की घेराबंदी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तमाम कोशिशों के बाद भी जनाधार बढ़ा पाने में असफल होने के बाद कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश की घेराबंदी करने की कवायद शुरू कर दी है। इस संदर्भ में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व पंजाब में रहने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए सम्मेलनों के आयोजन किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत मुंबई से की जा चुकी है। उसके बाद दिल्ली की आजादपुर मंडी से 9 दिसंबर को सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश में कई वर्षों से अपना जनाधार बढ़ाने में असफल रहने वाली कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव से पहले अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को परेशान कर सकती है योगी सरकार के मंत्री की नाराजगी, अटकलों का बाजार गर्म। जी दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजनेता की नाराजगी की खबरें चल रही हैं। नाराजगी का आलम इतना है कि प्रदेश सरकार के साल भर में होने वाले सबसे बड़े आयोजन से लेकर के अपने शिरकत करने लायक कद के बड़े कार्यक्रमों तक में ये नेता शामिल नहीं हो रहे हैं। पिछले एक महीने में 3 अलग अलग ऐसे वाकये हुए हैं जिसमें नाराजगी साफ देखी जा सकती है, और ये तीनों कार्यक्रम ऐसे थे जिसमें इन बड़े नेताजी को शामिल होना था, लेकिन किसी नाराजगी के कारण वो शामिल नहीं हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पूछा, गुजरात और देश में क्यों बढ़ रहा है कुपोषण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि उनके गृह राज्य गुजरात और भारत में कुपोषण क्यों बढ़ रहा है। सिद्धारमैया ने कहा कि मंडल राज्य के रूप में गुजरात की प्रशंसा करने वालों को जवाब देना चाहिए कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य में कुपोषण सूचकांक क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, सिद्धारमैया राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अनीमिया मुक्त पौष्टिक कर्नाटक का उद्घाटन करने के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव के बाद होगा बड़ा परिवर्तन। जी हां दोस्तों, यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में एक बड़ा परिवर्तन होगा और आने वाले समय में समाजवादियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। अखिलेश यादव ने यहां समाजवादी पीडीए साइकिल यात्रा के समापन अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 के बाद देश में अलग तरह का और बड़ा परिवर्तन होगा। समाजवादी पीडीए यात्रा ने बड़ा संदेश देने का काम किया है। यही पीडीए बीजेपी और एनडीए जो है वो मुकाबला करेगा। और आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में साइकिल वालों की जीत होगी। पीडीए ही लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस का गिफ्ट, इन उपभोक्ताओं को नहीं भरना होगा बकाया बिजली बिल। सरकार ने माफ किया 389 करोड़ का अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूबे में बिजली की 3 स्कीमों के लाभार्थियों का बकाया अमाउंट माफ करने का फैसला किया गया है। सरकार 389 करोड़ रुपए का बकाया माफ करेगी और इनमें कुटीर भाग्य ज्योति और अमृता ज्योति योजना के बकाये शामिल हैं। राज्य के बिजली मंत्री के.जे. जॉर्ज ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कुटीर भाग्य ज्योति और अमृता ज्योति के लाभार्थियों पर 389 करोड़ रुपए बकाया था और इस बारे में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से बातचीत हुई, जिसके बाद सीएम ने बकाया अमाउंट माफ कर देने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि तुमकुर जिले में पावगाड़ा के कई किसानों ने सोलर पावर के उत्पादन के लिए 8000 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसद दीपक बैज ने किया कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा, कहा जनता ने मोदी की गारंटी को किनारा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को है। वोट की गिनती शुरू हो इससे पहले ही दोनों पार्टियां प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। दोनों पार्टियों को अपने घोषणा पत्र पर भरोसा है और इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रदेश के हर वर्ग ने भरोसा किया है। 3 दिसंबर को फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि 2018 में भाजपा सरकार की विदाई के साथ शुरू हुई नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की कांग्रेस की विकास यात्रा निरंतर गति से आगे बढ़ेगा और प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी और भाजपा के घोषणा पत्र से किनारा कर लिया है, भरोसा नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ मानहानि मामले में वारंट हुआ जारी। जी दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत के संबंध में मंगलवार को भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया और खबरों के अनुसार कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता ने अडानी ग्रुप से वापस लिया 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, नया टेंडर जल्द होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, उद्योगपति गौतम अडानी को ममता सरकार ने बड़ा झटका दिया। सरकार ने अडानी ग्रुप से 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वापस लिया है। हालांकि कभी सरकार ने अडानी ग्रुप को 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था। अब प्रोजेक्ट वापस लेने के बाद सरकार के द्वारा जल्द ही नया टेंडर जारी किया जाएगा। और यहाँ बताते चलें कि अडानी ग्रुप को ताजपुर पोर्ट का
विकास करने के लिए प्रोजेक्ट मिला था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गांधी परिवार लगातार अमेठी के लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। राहुल गांधी निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव इस सीट से लड़ेंगे। राहुल गांधी अमेठी सीट भाजपा की स्मृति ईरानी से हार गए थे। हालांकि उन्होंने केरल की वायनाड सीट भारी अंतर से जीत ली थी और यही दूसरी बार है जब राय ने राहुल गांधी के अपने पुराने गढ़ अमेठी में लौटने की संभावना के बारे में बात की है। मुंबई में अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ राय ने राम मंदिर के उद्घाटन को एक राजनीतिक कार्यक्रम में बदलने का आरोप लगाते हुए भाजपा की आलोचना की और कहा कि राम मंदिर का निर्माण आस्था का विषय है। चुनावी वर्ष में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भाजपा ये सब कर रही है। बेहद बड़ी खबर आ रही है। अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का ऐलान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि दाल की महंगाई से परेशान सरकार अब आत्मनिर्भर बनने का ढूंढ रही है रास्ता। खबर में आगे आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम बघेल बोले, किसने क्या षड्यंत्र रचा था सब साफ हो जाएगा। और आगे आपको खबर में बताएंगे कि लोकसभा में वाराणसी से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, अजय राय ने किया बड़ा दावा। दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर, अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गांधी परिवार लगातार अमेठी के लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। राहुल गांधी निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव इस सीट से लड़ेंगे। राहुल गांधी अमेठी सीट भाजपा की स्मृति ईरानी से हार गए थे। हालांकि उन्होंने केरल की वायनाड सीट भारी अंतर से जीत ली थी और ये दूसरी बार है जब राय ने राहुल गांधी के अपने पुराने गढ़ अमेठी में लौटने की संभावना के बारे में बात की है। मुंबई में अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ राय ने मंदिर के उद्घाटन को एक राजनीतिक कार्यक्रम में बदलने का आरोप लगाते हुए भाजपा की आलोचना की और कहा कि राम मंदिर का निर्माण आस्था का विषय है। चुनावी वर्ष में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भाजपा ये सब कर रही है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराएगा। ये थे दिन भर की सारी जरूरी बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।